स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंड यूज इम्पैक्ट्स। देख लेते हैं कि क्या होता है लैंड यूज, किस तरह का आपका इस्तेमाल है ज़मीन का, और उसकी वजह से आपके जो लैंड है, आपकी जो सॉइल है, इसके ऊपर क्या उसके असरात मुरतब होते हैं, क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो ज़मीन या लैंड या सॉइल ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। पहला सवाल तो ये है। तो इसका जवाब आप लोग खुद भी असेस कर सकते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत होती है। इंसानी ज़िंदगी जो है वो अगर ज़मीन ना हो तो कहाँ होगी, क्या होगी। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। आपको जो जितने भी आपकी रिसोर्सेज हैं वो आपको यहीं से मिल रही है। इस ज़मीन पर आप जो है रह रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। तो दैट्स वाई लैंड इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स के लैंड यूज़ क्या हैं आपके, ज़मीन के इस्तेमालात क्या-क्या हैं आपके। इसमें आप जो है इसको रिक्रिएशन के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसी ज़मीन पर आपकी फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं और डिज़र्ट हैं। ये तमाम चीज़ें भी यहीं पर मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग उनसे भी जो है वो फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जो जो रिसोर्सेज हैं आपकी फॉरेस्ट या ग्रासलैंड या डिज़र्ट से आप ले रहे हैं, तो ये तमाम भी आपके लैंड यूज़ में आता है कि आप इस लैंड का ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में जो है आपने इस ज़मीन को कुछ अर्बन इस्तेमालात में लाए हुए हैं, फिर कुछ रूरल में लेकर आए हुए हैं। ठीक है, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं कम पॉपुलेशन है, लोग बस रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी दो डिफरेंट तरह के लैंड यूज हो गए कि आप विलेज के तौर पे भी इस लैंड को यूज कर रहे हैं, विलेजेस बनाने के लिए भी, और जो सिटीज बनाने के लिए या मेगा सिटीज बनाने के लिए भी आप इसे यूज करते हैं। फिर आप यहाँ रहते हैं और डिफरेंट फैसिलिटीज जो हैं उसका भी इस्तेमाल इसी लैंड की बेसिस पर आप कर रहे होते हैं। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन इज द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज caused by people moving into the cities। लोग जो हैं देहातों से या दूसरे छोटे शहरों से मूव कर कर किसी और सिटी में चले जाते हैं। तो इस तरह आपकी जो है वो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। तो लैंड यूज आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लैंड यूज में चेंजेस आ रही है। फिर उसी हिसाब से जिस तरह की चेंजेस आ रही हैं, फिर उसी हिसाब से जो है इम्पैक्ट्स में भी चेंजेस आएंगे। जितने ज़्यादा शहर आबाद होंगे, इतने ज़्यादा लैंड पर जो है वो बुरे असरात मुरतब होने के चांसेस हैं। ये लैंड है जो आपको सॉइल प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये भी इसका एक फंक्शन है, वाइटल फंक्शन है। सॉइल के बगैर आपकी लाइफ इम्पॉसिबल है। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल इज नॉट जस्ट सैंड, देयर इज डिफरेंस। सैंड में और सॉइल में डिफरेंस है। सॉइल मिक्सचर है उस सैंड का विद सर्टेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर एंड एयर। तो एक सॉइल जो है उसमें पानी भी होता है, उसमें एयर होती है 25-25%, मिनरल मैटर होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो होता है, और आपका उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी शामिल होता है। इस मिनरल मैटर में आपका जो है वो सैंड आ गई, या सिल्ट आ गई, या क्ले आ जाती है। ठीक है, तो वो 45% होता है। सिर्फ सैंड खाली
जो रेट होती है उसका आप सॉइल नहीं कह सकते। सॉइल उसे आप कहोगे जिसमें ये तमाम चीजें प्रोपोर्शन में मौजूद हो। तो सॉइल क्या करती है? सॉइल प्रोवाइड्स हैबिटाट फॉर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इनको हैबिटाट प्रोवाइड करती है। सॉइल ना हो तो जो फंजाई है वो कहाँ ग्रो करे या बैक्टीरिया कहाँ जाए, और खास तौर पर प्लांट्स एंड ट्रीज ये कहाँ पर जो है वो सरवाइव करेंगे अगर सॉइल ना होगी तो। और सिमिलरली अगर प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया नहीं होंगे तो फिर इंसान का कैसे सरवाइव करेगा? ह्यूमन को जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए इन तमाम चीजों की। तो इट्स साइकिल। एक तो डायरेक्टली तो ह्यूमन डिपेंडेंट है सॉइल पर, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। प्लांट्स गेट मच ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दे नीड फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स को यही जो जमीन है, जो मिट्टी है, वही न्यूट्रिएंट्स और पानी जो है वो प्रोवाइड करती है उसकी ग्रोथ के लिए। अच्छा, ये सॉइल की प्रोफाइल है। सॉइल प्रोफाइल में ये जो मिट्टी है इसको कुछ होराइजन्स में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज ओ, ए, बी होराइजन, सी होराइजन। ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे तो क्या होगा? पेरेंट रॉक, सॉलिड रॉक आ जाएगी। और ऊपर की तरफ जैसे जैसे आते जाओगे ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, वो मिट्टी होगी, उसमें ह्यूमस शामिल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होंगे, फॉलन लीव्स जो है दरख्तों के पत्ते टूटे हुए, सम सम पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल, ये तमाम का तमाम ऊपर की तरफ मौजूद होगा। और नीचे जैसे जाते जाएंगे तो जो है आपको सैंड मिलती जाएगी, सैंड आ जाएगी या सॉइल, सॉरी, सैंड या सिल्ट या क्ले मिलती जाएगी। फिर और नीचे जाएंगे तो आपकी जो वो पेरेंट रॉक है ना, जिस पेरेंट रॉक की वेदरिंग से सॉइल बनी है, वो मिलेगी। अच्छा, सॉइल इज अ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैनी बरोइंग एनिमल्स लिव इन सॉइल एंड फाइंड फूड अंडरग्राउंड। ठीक है, जमीन के अंदर भी आपको बहुत सारे जानवर जो हैं पाए जाते हैं जो कि आपके इकोसिस्टम में अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। डिकम्पोजर जो आपके बैक्टीरिया हैं वो भी यहीं पर होते हैं, इस सॉइल में मौजूद होते हैं। तभी जब कोई इंसान, जानवर या प्लांट की डेथ होती है और वो दफन होता है अंदर, तो फिर वो इसी वजह से खत्म होता है जमीन में कि वहां पर डिकम्पोजिशन होती है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी। इसी तरह अगर सॉइल ना हो तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, सॉइल ना हो तो जो है वो बरियल नहीं हो पाएगा। अब बरियल नहीं हो पाएगा तो जमीन से आपका जो है वो ये जो जितना भी डेड मैटर है वो कैसे खत्म होगा? तो हमेशा से अगर ये सॉइल ना होती तो फिर हमेशा से ये डेड मैटर आपका अब तक मौजूद रहता, लेकिन आप देखते हैं ऐसा नहीं है। Soils are also part of the nutrient cycle. ठीक है, plants take up nutrients from the soil, फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आप तक पहुंचते हैं फूड चेन के थ्रू। फिर उसके बाद जब प्लांट की डेथ होती है, एनिमल की डेथ होती है या इंसान की डेथ होती है, तो फिर दोबारा जब दोबारा जमीन में ये ऑर्गेनिजम्स मरने के बाद जाते हैं तो दोबारा डिकम्पोजिशन होती है और जो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा जमीन को मिल जाते हैं या सॉइल को मिल जाते हैं। फिर अगेन उससे एक नई लाइफ जो है वो नशोनुमा पाती है, एंड साइकिल गोज ऑन। दिस इज द साइकिल ऑफ द नेचर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लैंड का, सॉइल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, लैंड यूज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है?
Land use is a term used to describe the human use of land. It represents the economic and cultural activities. For example, agriculture, residential, industrial, mining, and recreational uses that are practiced at a given place. इंसान का इस्तेमाल क्या है जमीन का, कि वो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है, क्या वो रहने रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहा है, क्या वो इंडस्ट्री लगाने के लिए यूज कर रहा है, माइनिंग के लिए यूज कर रहा है, या जस्ट फॉर पिकनिक यूज कर रहा है, रिक्रिएशनल के तौर पे यूज कर रहा है. तो ये सारे लैंड यूजेस कहलाते हैं. अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ लैंड यूज चेंजेस क्या हैं, क्या असरात आते हैं आपके लैंड यूज चेंजेस में. लैंड यूज चेंजेस अकर कॉन्स्टेंटली, चेंजेस होते रहते हैं. कभी यहाँ पर कुछ था, अब यहाँ इस जगह पर कुछ है, ये आप खुद भी विटनेस करते हैं. चेंजेस तो होते रहते हैं. एट मैनी स्केल्स, मतलब किसी भी पैमाने पर हो सकता है, किसी भी स्केल पर हो सकता है. छोटे से छोटा चेंज हो सकता है, बड़े से बड़ा चेंज हो सकता है. And can have specific and cumulative effects on air and water quality, watershed function, generation of waste, extent and quality of wildlife habitat, climate and human health. तो इसी तरह जैसे जैसे आपका लैंड यूज चेंज होगा, तो उसी हिसाब से उसके स्पेसिफिक इफेक्ट्स आएंगे. किस पर, इन तमाम चीज़ों पर आएंगे. एयर की क्वालिटी पर, वाटर की क्वालिटी पर, वेस्ट कितना कैसा जनरेट होना है, क्लाइमेट पर एंड ह्यूमन हेल्थ पर. इन तमाम चीज़ों पर फिर इसी तरह से असरात आते हैं. मिसाल के तौर पर, एक ज़मीन को आपने जो है वहाँ पर लोग नहीं बसते थे, बैरन एरिया था, ठीक है. तो जो है वहाँ पर आबादी नहीं थी, मैदानी इलाका था, वहाँ पर कुछ जानवर होते थे. लैंड यूज चेंज कैसे हुआ, उस जगह को जाकर शहर बना दिया. अब शहर बनाने के नतीजे में वहाँ की हर चीज, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया, और उसी हिसाब से वहाँ की एयर क्वालिटी चेंज हो गई, वहाँ की वाटर क्वालिटी चेंज हो गई, हैबिटाट की जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटाट था वो चेंज हो गया. क्लाइमेट पे क्योंकि शहर बना दिया, तो उसकी वजह से डिफरेंट जो है अब पॉल्यूशन क्रिएट होंगी. तो ये तमाम इफेक्ट्स आ सकते हैं जब जब लैंड यूज में चेंजेस आते हैं. तो Environmental Protection Agency EPA is concerned about different land use activities because of their potential effects on the environment and human health. ईपीए जो है वो खास तौर पर इससे कंसर्न है कि आपकी क्या है ये लैंड यूज एक्टिविटी, आप ऐसा क्या करते हैं, इंसान जमीन का इस्तेमाल किस तरह कर रहा है कि उसके जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स कह लो कि आ सकते हैं एनवायरनमेंट पर या इंसानी सेहत पर. तो ज्यादातर जो ईपीए का कंसर्न है लैंड यूज के हवाले से, वो देखता है कि लैंड डेवलपमेंट कैसी की है और एग्रीकल्चरल यूजेस क्या हैं. ये दो प्राइमरी कंसर्न्स हैं ईपीए के, कि लैंड डेवलपमेंट, जमीन को किस तरह क्या बना दिया है, पहले वहाँ क्या था अब वहाँ क्या बना दिया है, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपकी कैसी है इस लैंड के ऊपर. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके इम्पैक्ट्स बताते हैं कि एनवायरनमेंट पे इनका क्या इम्पैक्ट आएगा. तो सबसे पहले लैंड डेवलपमेंट. Land development creates water resistant surfaces through construction of roads, parking lots and other structures. ठीक है. लैंड डेवलपमेंट में क्या आता है, जैसे रोड्स का बनना, पार्किंग लॉट्स का बनना या डिफरेंट बिल्डिंग्स का बनना. उससे क्या होता है, अगर रोड की मिसाल ले लें तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आप ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं जो वाटर रेजिस्टेंट होता है. उससे आपकी जो ज़मीन है वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है, वाटर रेजिस्टेंट या इम्परवियस हो जाती है. इम्परवियस
या वाटर रेजिस्टेंट, वो फिर उससे नतीजा क्या निकलता है इनका कि जमीन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, पानी उसके ऊपर से गुजर जाता है। तो जब जमीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो उसके नताइज आप लोग खुद अज्यूम करें क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन by limiting the capacity of soil to filter runoff। ठीक है, सबसे पहले तो जो चूंकि एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा पानी, तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी उस पानी की। मिट्टी में, सॉइल में, लैंड में कुदरती तौर पर सलाहियत होती है कि वो फिल्ट्रेशन कर देती है और पानी को बहुत हद तक जो है वो साफ कर देती है। लेकिन हमने हमारे रोड्स ऐसे बना दिए हैं, हमने हमारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो डायरेक्टली रन ऑफ के जरिए, क्योंकि एब्जॉर्ब तो होता ही नहीं है, सॉइल ऐसी रहती ही नहीं है, तो क्या होता है वो पानी वहां से गुजर जाता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती और तमाम के तमाम कंटेमिनेंट्स उस पानी में मौजूद होते हैं और फिर वो पानी जाकर किसी वाटर बॉडी में ऐड हो जाता है। इट अफेक्ट्स पीक फ्लो and water volume which amplify erosion potential and affect habitat and water quality। ठीक है, वही हम बात कर रहे थे कि वाटर क्वालिटी से जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। It increases storm water runoff which can deliver more pollutants to water bodies that residents may rely on the drinking and recreation। अब जब पानी जमीन पर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, रन ऑफ बढ़ जाया करेंगे, यानी पानी बारिश हुई या किसी और सैलाब आया तो क्या होगा, ये वाला पानी जमीन में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, इस तरह जो है रन ऑफ बढ़ जाएंगे, रन ऑफ ज्यादा हो जाएंगे, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ ज्यादा हो जाएगा, तमाम बाजारों से, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से, रेजिडेंशियल सेक्टर्स से, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स से जो पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि उस रन ऑफ में शामिल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा रन ऑफ होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन कोई नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जो सरफेस है, रोड्स हैं, वो इम्परवियस हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे जो कि किसी वाटर बॉडी में जाके शामिल हो जाएंगे और फिर वो वाटर बॉडी आपकी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी काम नहीं आएगी और डिफरेंट जो आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी काम नहीं आ सकती। इसमें आपका डर्ट शामिल होगा, ऑयल फ्रॉम रोड सरफेसेस शामिल होंगे, न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलाइजर्स के जो है वो आ जाएंगे, डिफरेंट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक शामिल है उस रन ऑफ में, उसका भी पानी है तो टॉक्सिक कंपाउंड उसमें शामिल हो जाएंगे। और चूंकि आपका लैंड डेवलपमेंट ऐसा है कि अब आपकी जो जमीन है उसको आपने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो पानी को अब्जॉर्ब करके उसको फिल्ट्रेशन करके फिर आगे पानी जो है वो पहुंचाए, तो फिर अब क्या होगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। अफेक्ट ग्राउंड वाटर एक्वाफर रिचार्ज। हाँ, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो फिर वो पानी से आपका ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा, तो जमीन के अंदर भी जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। जितनी ज्यादा लैंड डेवलपमेंट हो रही है उतना ज्यादा आपका पानी खत्म भी हो रहा है ग्राउंड वाटर। एक तो ये कि एक्सट्रैक्शन भी ज्यादा है, डिमांड बढ़ गई है, और दूसरा ये कि एक तरफ डिमांड भी बढ़ गई, दूसरी तरफ रिचार्ज भी कम हो रहा है, तो उसका पूरे इन्वायरमेंट पे इसी तरह का इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह अगर पॉइंट सोर्स की बात की जाए तो पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कैन कंट्रीब्यूट टॉक्सिक कंपाउंड्स इन हीटेड वाटर। ये एक डायरेक्ट तरीका है जिससे लैंड की पॉल्यूशन होती है इंडस्ट्रियल या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर की वजह से, डायरेक्ट आपकी जो सॉइल है उसमें कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं।
अच्छा, इस तरह लैंड डेवलपमेंट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड्स, domes of warmer air over urban and suburban areas that are caused by the loss of trees and shrubs and the absorption of more heat by pavement, buildings, and other surfaces. Heat islands can affect local, regional, and global climate as well as air quality. ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, स्पेशली अगर आप कराची को देखें तो आपकी लैंड डेवलपमेंट, मतलब कराची को जो देखें तो ये क्लाइमेट की गर्मी नहीं है, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका जो है वो कराची गर्म नहीं हो रहा, बल्कि लैंड डेवलपमेंट की वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि देखें आपने क्या किया हुआ है कि समंदरी हवाएं जहां से आ रही है, आपने वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी है, तो क्या हो रहा है कि पूरे शहर में उससे हो रही है सफोकेशन। तो ये एक लैंड डेवलपमेंट फेलियर है कि आपने किस तरह से लैंड को डेवलप किया। इसके अलावा जब भी आपने लैंड की डेवलपमेंट करनी होती है, आप ट्रीज काट देते हैं, तो आपका ट्रीज एंड श्रब खत्म हो गए दूसरी तरफ, और आपने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई है, ऐसा कंक्रीट यूज किया है, ऐसा मटेरियल यूज किया है कि जो कि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। आपका जो सीमेंट है वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड या हीट आइलैंड इसको कहते हैं कि आपके स्ट्रक्चर ऐसे आप बना दें, आपका आर्किटेक्चर बिल्कुल फेल हो कि जो है शहर में अच्छी साफ हवा वाफर मिकदार में ना आ सके। हालांकि कुदरती तो आनी चाहिए थी, लेकिन अब आपने लैंड डेवलपमेंट ऐसी कर दी है कि जिसकी वजह से अब ये कुदरती हवा आपको सही तरीके से नहीं मिल रही। तो हीट आइलैंड्स कैन अफेक्ट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट और एयर क्वालिटी, इन तमाम को जो है वो इन तमाम चीज़ों पर इम्पैक्ट्स आ सकते हैं आपके हीट आइलैंड्स के या आपके फेलियर ऑफ लैंड डेवलपमेंट के। अच्छा, एक तो लैंड यूज में लैंड की डेवलपमेंट की, एंड द अदर प्राइमरी कंसर्न इज एग्रीकल्चरल यूज। जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लैंड को डिग्रेड करने में, वो है एग्रीकल्चरल यूजेस। एक तो लैंड को डिग्रेड करने में आपकी लैंड डेवलपमेंट थी, और दूसरी है एग्रीकल्चरल यूजेस। Agricultural uses can affect the quality of water and watersheds, including किस तरह की आप वहाँ, अच्छा वाटर क्वालिटी इससे खराब होगी एग्रीकल्चर के इस्तेमाल से। लैंड यूज है, ये भी जमीन का इस्तेमाल है जो कि आप एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिंग के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ वाटर और जो डिफरेंट वाटर शेड्स हैं उनकी क्वालिटी खराब होगी। कैसे कि आपने वहाँ किस तरह की क्रॉप प्लांट की हुई है, आपकी वहाँ पर इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप पाशी आप कैसे कर रहे हैं वहाँ की, कितना और किस तरह का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल यूजेस में आएंगी, और इनकी वजह से जो है आपके वाटर की क्वालिटी वहाँ पर खराब होगी। Agricultural land may also result in loss of native habitats or increased wind erosion and dust, exposing humans to particulate matter and various chemicals. अब एग्रीकल्चर के लिए आपने क्या किया, एक लैंड यूज चेंज किया, यानी वहाँ नेचुरली या ओरिजिनली जो पहले से जो नेटिव हैबिटाट था, वहाँ का मकामी जो हैबिटाट था वो खत्म हो गया, लॉस हो गया उसका नेटिव हैबिटाट का। मिसाल के तौर पर वहाँ पर कोई ग्रास लैंड था, या मिसाल के तौर पर वहाँ कोई फॉरेस्ट था, आपने उसे खत्म किया और अब आपने वहाँ क्या कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया।
तो ये आपने लैंड यूज चेंज किया, और इसकी वजह से क्या होगा, विंड इरोजन बढ़ जाएगी, डस्ट बढ़ जाएगी, और इंसानों को उसका फिर जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा some land uses can accelerate or intensify the spread of invasive species. इन्वेसिव स्पीशीज का बढ़ भी सकती है जब आप लैंड यूज चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चरल कर रहे हैं, उसमें ओवर ग्रेजिंग होती है, या लैंड कन्वर्जन हो गई, या फर्टिलाइजेशन आप कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कुछ अनवांटेड या एलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स या वीड्स या श्रब्स जो है वो वहां पर ग्रो कर जाएगी। आप चाहते नहीं है, लेकिन आपकी इन प्रैक्टिसेस की वजह से वहां पर ये वाली चीजें जो है वो आ जाएंगी, और वो क्या करती हैं, इन्वेसिव होती हैं चूंकि, तो वो माहौल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और फिर वो पानी रन ऑफ के जरिए जब किसी वाटर बॉडी में जाएगा तो वो इन्वेसिव स्पीशीज जो हैं वो वहाँ की फिर उस वाटर बॉडी को खराब कर सकती है। या इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है, जो जानवर है वहाँ पर मौजूद, उनको भी डायरेक्टली उनसे खतरा है। इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज एक बहुत बड़ा जो रिसर्च टॉपिक है वो ये भी है कि जब आप लैंड यूज चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आप या लोग जो हैं उनमें कितनी इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर डिफॉरेस्टेशन अगर आप करते हैं तो आपने क्या किया, एक नेचुरल हैबिटाट खत्म कर दिया। अब वहां पर जस्ट इमेजिन कि डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में आपने वहां मच्छरों का जो है वो एक घर तबाह कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो मच्छर, वो मलेरिया का मच्छर हो या वो जो हो डेंगू हो, तो क्या होगा, वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, वो वहां से मूव कर जाएंगे क्योंकि उनका घर आपने खत्म कर दिया। फिर वो कहीं और चले जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपकी अपनी शहर में, आपकी आबादी में आ गए, तो फिर इस तरह लोग जो हैं वो उनको इन डिजीजेस का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उनका नेचुरल हैबिटाट जो है वो खत्म कर दिया। जैसे अभी आप ये लोकस्ट के देखते हैं, जो टिड्डी दल वाले आजकल केसेस आपके सामने आ रहे हैं, पहले तो नहीं आते थे, अब क्यों आ रहे हैं? इसका जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है, एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ये वार्मिंग की वजह से वो खुद ही परेशान होकर अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह निकल जाते हैं। दूसरा जो इसका रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने उनका नेचुरल हैबिटाट खत्म कर दिया, उनका घर खत्म कर दिया, तो फिर अब वो कहाँ जाएंगे? तो इस तरह चांसेस हैं कि बीमारियां जो पहले नहीं थी अब हो रही हैं। तो ये बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये बीमारियां जिन जिन बॉडी में रहती थी, जिन जिन वेक्टर्स में रहती थी, वो वेक्टर्स जो हैं उनके पास अब घर नहीं रहा, तो फिर वो आप में आ गए, आप लोगों में आ गए, आबादी में आ गए, और फिर आबादी उससे जो है वो मुतासिर हो गई। In some cases, changes in land use may have positive impacts as well. ठीक है, जरूरी नहीं है कि लैंड यूज का हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आए। इसका समटाइम्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है आपके इन्वायरमेंट पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे आ सकता है, चलिए ये आप ही बताइए कि कैसे जो है वो लैंड यूज का अगर चेंज हो कहीं पर तो उससे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव चेंज आए। इसको सोचें और आफ्टर दी लेक्चर मुझे बताइए। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज का
जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों इम्पैक्ट है लैंड पर और सॉइल पर। पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। नेगेटिव में सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी लैंड की डिग्रेडेशन हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच human activity and natural processes damage land to the point that it can no longer support the local ecosystem. ठीक है। How can human activities affect land and soil? Urban sprawl, घर, cities, roads, schools, इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है किसको, जंगलात को, ग्रासलैंड्स को। तो क्या किया आपने, ये लैंड यूज चेंज किया आपने। जो है वहाँ का जो नेचुरल हैबिटाट था, फॉरेस्ट था, पीस था, ग्रासलैंड्स था, इनको खत्म कर दिया और वहाँ पर ये सब बना दिया, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है। आपके नेचुरल एरियाज खत्म होते जा रहे हैं और आपकी सिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है। नेचुरल एनवायरनमेंट जितना खत्म होगा, जितना कम होगा, उतनी ही फ्यूचर में मुसीबत आपको भी होगी। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लैंड बिकम्स मोर डेजर्ट लाइक एंड अनएबल टू सपोर्ट लाइफ। कीपिंग टू मैनी लाइव स्टॉक इन वन एरिया कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन। बहुत ज्यादा जो ग्रेजिंग करवाते हैं किसी एक ही जगह पर जानवरों की, लाइव स्टॉक की, तो उसकी वजह से भी वो जमीन जो है वो फिर बंजर हो जाती है। यानी सस्टेनेबल रहते हुए नहीं करते काम, बल्कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो कंजप्शन करते हैं रिसोर्स की, तो उससे वो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, नाकारा हो जाती है। तो ये एक अनदर लैंड डिग्रेडेशन है। अच्छा, द रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अच्छी तरह पता है आपको। लॉगिंग फॉर वुड, सरफेस माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन कैन कॉज डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन आप कब करते हैं, जब आपको लकड़ी चाहिए होती है। आप सरफेस माइनिंग जब करते हैं, ओपन पिट माइनिंग, सरफेस माइनिंग हमने पढ़ा है। और अर्बनाइजेशन जब हम करते हैं, तो ये सारे लैंड यूज जब हम करते हैं ना, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। Land degradation can be considered in terms of the loss of actual or potential productivity or utility as a result of natural or anthropogenic factors. It is decline in land quality और रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, डिक्लाइन लैंड क्वालिटी में, या फिर रिडक्शन है जिसकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है उसमें रिडक्शन है। In the context of productivity, land degradation results from mismatch between land quality and land use. वो जमीन जिसको जिस काम के लिए बनाया गया था, आप उसे चेंज करेंगे ना जब कभी भी, तो फिर वहां पर आपकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक जमीन को नेचुरली बनाया ही गया था फॉरेस्ट के लिए, अब आप उसे फॉरेस्ट खत्म करके वहां पर शहर बना दो, तो फिर यहाँ पर वो जमीन बेकार हो गई और इन द लॉन्ग रन फिर आपका वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बेकार होना शुरू हो जाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन में आपके कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। फिजिकल में अगर देखें तो डिक्लाइन इन सॉइल स्ट्रक्चर लीडिंग टू क्रस्टिंग होती है, कॉम्पैक्शन हो सकती है, इरोजन प्रॉब्लम हो सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन ज्यादा हो सकती है, एनएरोबिज्म हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है और अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल है। केमिकल प्रोसेसेस यानी केमिकली जो लैंड डिग्रेडेशन होती है उसमें क्या क्या हो सकता है, एसिडिफिकेशन, उस लैंड की, उस सॉइल की एसिडिफिकेशन हो सकती है, लीचिंग, सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिक्रीज इन कैटाइन रिटेंशन कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी डिप्लीशन। ये क्रस्टिंग की पिक्चर है,
क्रिस्टलाइन जमीन जो हो जाती है उसकी पिक्चर है। टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है? Land degradation have been grouped into 6 classes. Water erosion, wind erosion, यानी उस जमीन की वाटर इरोजन हो जाए, पानी के जरिए जो है वो फर्टाइल सॉइल जो आपकी अपर लेयर होती है, ऊपर का होराइजन होता है, वो वॉश्ड हो जाए वाटर की वजह से, तो अब जमीन के पास जो है वो एक फर्टाइल सॉइल ही नहीं रही, वाटर की वजह से इरोड हो गई, तो अब आपकी जमीन लैंड डिग्रेड हो गई। इसके अलावा विंड इरोजन भी हो सकती है, यानी पानी नहीं बल्कि वो काम हवा करे, लाइक दिस, हवा के जरिए जो है वो आपकी इरोजन अगर हो गई, जमीन के जो अपर लेयर थी, अपर होराइजन था, अपर होराइजन बहुत फर्टाइल होता है, उसी के अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो भी खत्म हो गए, तो अब आपकी जो जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो प्रोडक्टिविटी जब भी कम होगी तो हम कहेंगे कि द लैंड इज डिग्रेडेड। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई, ठीक है, यानी उसके अंदर अब ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स शामिल हो गए हैं कि अब वो इतनी फर्टाइल नहीं रही, या इसके अलावा जो है उसके अंदर इरोजन की वजह से जो ऊपर का प्रोडक्टिव या फर्टिलाइज पार्ट था वो ज़ाया हो चुका है, तो इसलिए अब वो प्लांट्स को या ग्रास को या डिफरेंट क्रॉप्स को जो ज़मीन है वो सपोर्ट नहीं कर सकती, या वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो रेशियो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके का जो रेशियो है वो जो एक्चुअल में होना चाहिए था, ऑप्टिमम जो होना चाहिए था, अब वो चेंज हो गया ड्यू टू सर्टेन इरोजन या ड्यू टू सर्टेन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या डोमेस्टिक पॉल्यूशन की वजह से अगर उसमें कोई चेंजेस आ गए तो अब आपकी सॉइल डिक्लाइन हो गई, फर्टिलिटी उसकी डिक्लाइन हो गई। वाटर लॉगिंग का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इट इज द लोअरिंग इन लैंड प्रोडक्टिविटी थ्रू द rise in ground water close to the soil surface। मतलब पानी भर जाना जमीन में, वाटर लॉगिंग, जो आपका ग्राउंड वाटर है वहाँ इतना ज्यादा हो जाता है किसी जगह कि वो जमीन के ऊपर आकर निकलना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से अब वहां पर वो जमीन में पानी चूंकि भर गया है, समटाइम इतना ज्यादा भर जाता है कि पॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है, पॉन्डिंग कहलाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब जमीन पानी में ही डूबी हुई होगी तो फिर आप वहां पर क्रॉप्स कैसे लगाओगे? Salinization. It is used in its broad sense to refer to all types of soil degradation brought about by the increase of salts in the soil। नमक का बढ़ जाना जमीन में, सैलिनाइजेशन हो जाना, उससे भी जो है वो अब वो जमीन जो है वो फर्टाइल नहीं रहती। इसके अलावा लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, ठीक है, ये वाटर लॉगिंग में पानी का बढ़ जाना था जमीन में, और लोअरिंग ऑफ वाटर एक केस ऐसा भी होता है कि जितना पानी वहां होना चाहिए था, ग्राउंड वाटर जितना किसी जमीन के नीचे होना चाहिए था, वो जमीन जितनी ह्यूमिड होनी चाहिए थी वो अब उतनी नहीं रही, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से अब वो पानी इतना नहीं रहा कि वो जमीन की प्रोडक्टिव रह सके, क्योंकि रिमेम्बर सॉइल जो है आपका मिक्सचर है, सॉइल में पानी का भी एक तनासुब है जो बरकरार रहना चाहिए, सॉइल में हवा का भी एक तनासुब है, ऑक्सीजन का, एयर का, जो बरकरार रहना चाहिए, तब जाकर वो सॉइल जो है वो प्रोडक्टिव होती है।
ये सॉइल इरोजन है विंड और वाटर के थ्रू। ये सैलिनाइजेशन है, ये वाटर लॉगिंग है। ये देखें एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हेर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तो इससे भी जो है आपकी लैंड डिग्रेड होती। शॉर्ट टर्म में तो आपको ज्यादा अच्छी जो है वो प्रोडक्शन मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो फिर वो जमीन बेकार हो जाती है, नाकारा हो जाती है, फ्यूचर के लिए नहीं रहती। इसके अलावा क्या हो सकता है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो सकती है, वही जो आप करते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा रेंज लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है, यानी जो आपकी श्रब लैंड है, ग्रास लैंड है, वो आपने खत्म कर दी है और फिर वहाँ कुछ और लैंड यूज कर दिया। ये आपकी दुनिया है। वेरी डिग्रेडेड सॉइल, डिफरेंट स्टडीज होती है, उसकी बेसिस पर जो है इस तरह के प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। डिग्रेडेड सॉइल, फिर स्टेबल सॉइल, विदाउट वेजिटेशन सॉइल। अच्छा, इन अ नटशेल अगर हम देखें कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द या कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, तो वो क्या है। लैंड क्लियरेंस करा दी, कटिंग लैंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, या एग्रीकल्चरल डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जो वो अगर इरिगेशन आप करवा रहे हैं एग्रीकल्चर में वो सही नहीं है, यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कितना पानी देना है, कितना न्यूट्रिएंट देना है, या कितना पेस्टिसाइड देना है, कुछ पता नहीं है, पुअर है, इलिटरेट है, उस हवाले से, उस काम के हवाले से एक्सपर्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी सॉइल डिप्लीट होगी। लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर ड्राफ्टिंग, यानी कोई लाइव स्टॉक है उसे किसी जगह पर इस कदर छोड़ दिया जाए कि वो वहां पर अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा वहां तबाही मचा दें, ज्यादा कंजप्शन कर दें, ओवर ग्रेजिंग करें, तो कोई भी चीज का ओवर इस्तेमाल होगा तो वो तो डिग्रेड होगी ही होगी। इनअप्रोप्रिएट इरिगेशन एंड ओवर ड्राफ्टिंग, ठीक है, ये वो ये कि इरिगेशन जो आप पाशी है वो आप सही से नहीं कर रहे। जमीन को पानी की रिक्वायरमेंट भी एक हद तक होती है, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर डैमेजेस कॉज होंगे। अर्बन स्प्रॉल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, ठीक है, जितना अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी, जितने शहर शहर ज्यादा बनेंगे, बढ़ेंगे, तो आपकी लैंड डिग्रेड होगी। व्हीकल ऑफ ऑफ रोडिंग, जो आपकी व्हीकल्स हैं इनकी वजह से आपकी लैंड डिग्रेड होती है। क्वायरिंग ऑफ स्टोन सैंड ओर एंड मिनरल्स, ठीक है, आपकी जो माइनिंग है, ये तमाम चीजें, उसकी वजह से भी आपकी लैंड डिग्रेड होती है। अच्छी तरह पता है माइनिंग का कितना नुकसान होता है लैंड पर। एक्सपोजर ऑफ नेकेड सॉइल आफ्टर हार्वेस्टिंग बाय हैवी इक्विपमेंट। मोनोकल्चरिंग, मोनोकल्चरिंग का मतलब होता है कि किसी जगह पर किसी एक तरह के ट्रीज लगा दिए जाएं, एक तरह की प्लांटेशन कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कराची की बात करें तो अगर सारे के सारे कोनोकार्पस होंगे तो लैंड आपकी डिग्रेड होंगी, एक जैसे होंगे तो पूरे एनवायरनमेंट पर ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और लैंड पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रैश सच एज प्लास्टिक, ठीक है, ये भी एक इशू है कि आपका जितना भी कचरा है वो आप जिस जमीन पर डाल रहे हैं, अगर वो
खत्म नहीं हो रहा, बायोडिग्रेड नहीं हो पा रहा, तो फिर वही पाइल अप होना शुरू हो जाएगा और जमीन में कंटेमिनेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। नेचुरल हैजार्ड और एक्सक्लूड एज अ कॉज। नेचुरल हैजार्ड से भी जो है वो आपकी लैंड डिग्रेड होती है, लेकिन यहाँ पर वो कंसर्न नहीं है क्योंकि हम तो इंसान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। बट नेचुरल हैजार्ड्स कैन बी ट्रिगर्ड, ठीक है। नेचुरल हैजार्ड जो है वैसे तो नेचुरल होते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं कि हमने क्या कर दिया है, क्लाइमेट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये नेचुरल हैजार्ड है वो बढ़ गए। तो एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि जितने ज्यादा नेचुरल हैजार्ड हमने बढ़ा दिए हैं, तो फिर नेचुरल हैजार्ड से भी आपकी लैंड डिग्रेड होगी। अच्छा, अब लैंड अगर डिग्रेड हो गई तो अब क्या करें, छोड़ दें उसको, ठीक है, जैसा कि होता ही है, ये जो जमीन बेकार हो जाती है छोड़ दी जाती है। लेकिन आप उसे ठीक भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं लैंड रिस्टोरेशन। लैंड रिस्टोरेशन में क्या है, is a process of ecological restoration of a site to a natural landscape and habitat safe for humans, wildlife and plant communities. लैंड रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि जो जमीन बेकार हो गई है, जो सॉइल कंटेमिनेटेड हो गई है, उसे रिस्टोर कर दें, रिक्लेम कर दें, किसी हद तक उसे ठीक कर दें कि वो काम आ सके डिफरेंट वाइल्ड लाइफ के, प्लांट्स के और ह्यूमंस के। तो लैंड रिस्टोरेशन के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ब्रीफली इसे देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉइल को मेंटेन रखने के लिए तो इरिगेशन प्रैक्टिसेस वगैरह इनको सही करें, ठीक है। इसके अलावा राइट क्रॉप फॉर द राइट सॉइल, आपको पता होना चाहिए कि सही क्रॉप कौन सी है, सही जमीन के साथ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा प्लांटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सॉइल फर्म होगी। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को जोड़े रखती हैं, तो आप जितनी ज़्यादा प्लांटेशन आप करोगे तो उससे क्या होगा, ज़मीन आपकी हेल्दी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो लैंड डेवलपमेंट के अगर हवाले से देखा जाए तो उसमें आप अपना आर्किटेक्चर ऐसा डिज़ाइन करो कि ज़मीन जो है वो कम से कम मुतासर हो। जो अर्बन हीट आइलैंड की जो हमने बात की थी, तो आप अपना आर्किटेक्चर इस तरह डिज़ाइन करें कि हवाएं जो हैं वो शहरों में अच्छे से दाखिल हो सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जो नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, नेचुरल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल का मत करें, पेस्टिसाइड्स कम से कम यूज़ करें और स्विच करें उन्हें पेस्टिसाइड्स को नेचुरल पेस्टिसाइड्स से। क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं आप, कभी कोई लगाते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि किसी एक खास न्यूट्रिएंट पर जमीन के अंदर मौजूद वो बर्डनाइज नहीं होते। इसके अलावा सॉइल रेमिडिएशन कर सकते हैं आप। सॉइल रेमिडी में क्या होता है, इलाज, यानी कि रेमेडी कर सकते हैं आप उसकी। तो यानी सॉइल को जो है वो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें और उसका ट्रीटमेंट करें, या सॉइल को वहीं रहने दें और ट्रीटमेंट वहीं पर करें। इसमें सॉइल वॉशिंग करते हैं आप, डिफरेंट केमिकल्स से सॉइल वॉश करते हैं या डिफरेंट वाटर से जो है वो सॉइल को वॉश करते हैं, उन कंटेमिनेंट्स को धो देते हैं, ये तरीका भी हो सकता है। इसके अलावा फाइटो रेमिडिएशन भी हो सकती है। फाइटो रेमिडिएशन, फाइटो प्लांट्स, प्लांट्स के जरिए रेमेडी कराते हैं। आप वहाँ ऐसे प्लांट्स जो हैं वो लगा देते हैं जो कि वहाँ मौजूद पॉल्यूटेंट्स को सकअप कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पर, एज न्यूट्रिएंट्स वो पॉल्यूटेंट्स को लेते हैं
और सारे पॉल्यूटेंट्स उस जमीन में से खत्म हो जाते हैं एक वक्त में, फिर आप वो प्लांट्स को वहां से हटा दें, क्योंकि वो तो खुद ही अब इतने पॉल्यूटेड हो चुके हैं, उनको हटा दें और फिर वो जमीन साफ हो गई, अब आप उसे किसी दूसरे इस्तेमाल में, किसी दूसरे लैंड यूज में लेकर आ सकते हैं। बायो ऑगमेंटेशन भी करा सकते हैं, प्लांट्स के जरिए जैसे कराइए ना, इस तरह आप बैक्टीरिया को भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यूज कर सकते हैं, और उनके जरिए जो है वो रेमिडिएशन सॉइल की करा सकते हैं। बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहाँ मौजूद टॉक्सिक कंपाउंड जो होंगे उनको ईट कर लेंगे, जैसे ऑयल वगैरह है, ऑयल ग्रीस है, तो कुछ बैक्टीरिया नेचुरली ऑयल को एज फूड कंज्यूम करते हैं, तो हम वहाँ पर बैक्टीरियल जो है वो एप्लीकेशन कर दें, बायो ऑगमेंटेशन कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ज़मीन बहुत हद तक साफ हो जाएगी। इसके अलावा आप जो हैं डिफरेंट फंजाई भी यूज होते हैं इस पर्पस के लिए, डिसैलिनाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी वहाँ नमकिया ज़्यादा है तो अब आप वहाँ कोई ऐसा केमिकल अप्लाई करें कि वो नमक के साथ रिएक्ट कर ले और वहाँ से नमक ख़त्म हो जाए। या इसके अलावा आप वहाँ पर ऐसे प्लांट्स लगा दें जो कि हेलोफाइट्स, हाँ ठीक है, ऐसे प्लांट लगा दें जो कि नमक के ऊपर ही, नमक को भी कंज्यूम कर सकते हैं, या नमक जहाँ अगर वहाँ होगा तो दे लव सॉल्ट, हेलोफाइट्स हैं वो, तो उनको कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा और वहाँ से ज़मीन से नमक भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो खैर ऐसे हमने देख लिए हैं चंद एक, बहुत सारे तरीक़ेकार है, इसकी डिटेल में हम नहीं गए कि आप किस तरह कर सकते हैं लैंड रिस्टोरेशन। तो लैंड यूज जब भी चेंज होगा उसके इम्पैक्ट आपके ज़मीन पर मुरतब होंगे, नज़र आएंगे। तो लैंड दो चीज़ों पर ख़ास तवज्जो देनी है लैंड यूज़ में, एक लैंड डेवलपमेंट आप कैसी कर रहे हैं उस पर, और दूसरा आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये दोनों क्रूशल हैं। लैंड डेवलपमेंट सही से करोगे तो इम्पैक्ट्स कम आएंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सही होंगी तो उसके इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम आएंगे। अब आप ये बताइए कि लैंड यूज़ चेंज करने से किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है, मिसाल देनी है आपने, मिसाल के तौर पर यहाँ किसी एक जगह पर ये लैंड यूज था, फिर वो चेंज हो गया, फिर ये कर दिया, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर ये आया, ठीक है, ये अब आप बताइए।